हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का भाग 1, भाग 2, भाग 3 वीडियो क्लियर किया। आज जो हम जानने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का भाग 4 ये वीडियो हमारा है। इससे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बिना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा वीडियो ऐसे देख रहे हैं तो पेन कॉपी के साथ जरूर देखिए। जब आप पेन कॉपी के साथ बैठकर देखेंगे, उसे नोट्स करेंगे, आप जो उसे तैयार करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पर कुछ अलग क्लास दी जाती है बच्चों को। ठीक है, तो बिना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रतिबिंब बनने का नियम है और हम जानेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, कहाँ पर बनता है। तो हम बता दें आपको कि वस्तु को अगर हम अलग अलग स्थान पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अलग अलग तरीके से बनता है। वही चीज़ हम जानेंगे कि दर्पण के सामने किसी वस्तु को हम कहाँ पर रखें तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा। तो आपको एक चीज पहले हम बता देना चाहते हैं, छोटा सा पॉइंट नोट कराना चाहेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई दर्पण है या गोलीय दर्पण है, तो कितने पॉइंट पर हम उसको रख सकते हैं। आपको हमने पिछली वीडियो में आपको बहुत सारी परिभाषाओं के बारे में हमने बताया था। तो उसमें आपका यहाँ पर एक परिभाषा आया था ध्रुव, जिसे पी से प्रदर्शित करते थे। यहाँ पर एक परिभाषा आया था मुख्य फोकस, जिसे यप से प्रदर्शित करते थे। यहाँ पर एक पॉइंट आया था सी, जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें पहले जान लेते हैं, फिर अभी हम कैसे प्रतिबिंब बनेगा वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर क्या होता है, लास्ट में जो एक पॉइंट होता है उसे कहते हैं अनंत। क्या बोलते हैं बच्चा? अनंत। ठीक है, तो मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने जब रखा जाता है तो कहाँ पर रखा जाता है ये पहले जरूरी है। तो यहाँ पर हम कितने पॉइंट पर रख सकते हैं, तो पहला नंबर, दर्पण के सामने वस्तु अनंत दूरी पर रखा जा सकता है। दूसरी बात, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, यानी ये पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, किस प्रकार बनेगा। ठीक है, या प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, ये आपसे पूछेगा। तो आपको अनंत पर रहेगा तब पूछेगा, या आपसे पूछ सकता है कि दूसरा पॉइंट कि अगर कोई वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब इस पॉइंट पर रखा है, नहीं बीच में रखा है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, यह है अनंत तथा ये क्या है, वक्रता केंद्र। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखा है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, ये पूछ सकता है। पहले पॉइंट जान लीजिए कि कहाँ कहाँ हमें निकालना है। तीसरी चीज है कि अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, कहाँ पर रखी है, तीसरी चीज वक्रता केंद्र पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, कैसा बनेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। चौथी पॉइंट आपसे पूछेगा कि कोई वस्तु जो है उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, ये मुख्य फोकस है, क्या है ये मुख्य फोकस। ये चीज़ हम पहले आपको क्लियर कर चुके हैं, पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया है। तो अगर आप हमारा डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले जाकर के पिछला वीडियो आप देखिए। और हमने बार बार आपको एक चीज़ बताया है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं बहुत स्लोली के साथ पढ़ाएंगे, आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए पढ़ाएंगे, उसमें से कोई भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है। और जब तक कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो जाता है तब तक उस टॉपिक से हम हटने वाले नहीं हैं। और उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हम बहुत बारीकियों से आपको बताते हैं। ठीक है, तो उन बारीकियों को पढ़ते हुए अध्ययन कीजिए और क्या कीजिए, कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए क्या ऐसा हो सकता है, तब आपको फिजिक्स एक्चुअली आने लगेगा। जिस दिन फिजिक्स आपको एक्चुअली आने लगेगा ना, उस दिन आप उसे छोड़कर भागेंगे नहीं, चाहे 1 घंटा नहीं, चाहे 10 घंटा का वीडियो हो, तो बड़े आराम से मस्त होकर के देखेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट पूछ सकता है कि अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, यहाँ चौथा पॉइंट यहाँ आएगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा है तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा और कहाँ पर बनेगा, ये पूछ सकता है। अगला पॉइंट जो मिलेगा, पांचवा पॉइंट आपसे पूछेगा कि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, किस प्रकार बनेगा। मतलब ये सारे पॉइंट अभी हम क्लियर करेंगे। पहले हमें स्थिति जानना है, पहले हमें क्या जानना है बच्चा, तो पहले हमें स्थिति जानना है कि वस्तु को कहाँ कहाँ रख करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उतने पॉइंट हम आपको क्लियर कर रहे हैं, आपके दिमाग में फीड कराना चाहते हैं कि ये वहाँ पॉइंट पर वस्तु रखा जा सकता है और वहाँ पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब अलग अलग बन सकता है। ठीक है, क्योंकि वस्तु की स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब की स्थिति बदल जाती है। ठीक है, बात समझ पाए ना। आखिरी जो पॉइंट है कि वस्तु को मुख्य फोकस तथा ध्रुव, ये कौन सा पॉइंट है बच्चा, तो यह ध्रुव के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो 6 पॉइंट के लिए हमें निकालना है। अब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये तो चित्र के माध्यम से पता चलेगा, जब भी हम किरण आरेख खींचेंगे तब पता चलेगा। लेकिन एक चीज है कि प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, तो पहला उसमें क्या बताना है। तो प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, तो पहला नंबर या तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो कब वास्तविक बनेगा कब आभासी बनेगा वो भी हमें बताना है। तो क्या बताना है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, पहला नंबर ये चीज क्लियर करना है कि मान लिया अनंत पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कि आभासी, भी हम क्लियर करके दिखा करके आपको बताएंगे। वास्तविक बताना है या आभासी, देखिए अभी बेसिक है इस चीज का, तो आप लोग उबिएगा नहीं। आभासी, वास्तविक बनेगा कि आभासी, ये चीज हमें क्लियर करना है। दूसरा नंबर कि प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, ये चीज क्लियर करना है, उल्टा या सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ये चीज हमें क्लियर करना है। तीसरी पॉइंट जो बात है, प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा
कि वस्तु के बराबर बनेगा, ये चीज़ क्लियर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में यही सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। और आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा और एक एक पॉइंट हम आपको समझाते हुए, आपको कंठस्थ कराते हुए चलेंगे और किरण आरेख भी खींचना बताएंगे और प्रतिबिंब कैसे बनता है वो बताएंगे और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये भी चीज़ हम आपको क्लियर करते हुए बताएंगे। तो बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जानते हैं कि जब वस्तु क्या हो, अनंत पर हो। किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? तो अवतल दर्पण के लिए पढ़ने जा रहे हैं। बच्चा किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? तो पहला पॉइंट हमारा है अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए कंडीशन जानेंगे, बाद में हम उत्तल दर्पण के लिए कंडीशन जानेंगे, ठीक है। क्योंकि अवतल दर्पण का कंडीशन अलग होता है और उत्तल दर्पण का कंडीशन अलग होता है बच्चा, ठीक है। तो पहला नंबर क्या हम जानने जा रहे हैं बच्चा? अवतल दर्पण के बारे में जानने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट हम जानने जा रहे हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहाँ हो, अनंत पर हो। यानी पहला पॉइंट क्या है कि जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तब हम किरण आरेख खींचेंगे। जब वस्तु अनंत पर हो तब हम किरण आरेख खींचेंगे और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा वो भी बताएंगे और किस प्रकार बनेगा वो चीज़ भी क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें प्यारा सा क्या बनाना पड़ेगा, एक चित्र बनाना पड़ेगा। जो क्या बनाना पड़ेगा? अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। ये हमारा एक अवतल दर्पण है। ये क्या है? हमारा एक अवतल दर्पण किसे कहते हैं आप लोग? यानी M1 और क्या है M2। यानी M1 M2 क्या है? हमारा एक अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसके अंदर का भाग क्या होता है, जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, उसी हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। या कहते हैं कि जिसका अंदर का भाग क्या होना चाहिए, चिकना हो और बाहर क्या हो, पेंट किया हो, उसे भी अवतल दर्पण बोलते हैं। वही चीज़ परिभाषा है। और इसके बीच में से एक रेखा गया हुआ है, ये क्या है भैया? तो यह है मुख्य अक्ष। पहले हम पॉइंट क्लियर करेंगे। मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर यहाँ पर क्या, कौन सा बिंदु होता है? P होता है, जिसे ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? C, जैसे सेंटर कहते हैं। और यहाँ नहीं, F होता है यहाँ पर, जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। और यहाँ पर C होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहाँ पर क्या है? अनंत है। क्या है? अनंत है, जहाँ पर वस्तु रखा हुआ है। यानी वस्तु कहाँ पर रखा हुआ बच्चा? अनंत पर रखा हुआ। अब ये वस्तु कहाँ पर रखा हुआ है? अनंत पर रखा है। तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब खींचने के पास हमारे पास नियम है, उसके नियम के तहत हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो प्रतिबिंब खींचने का नियम जो है, पहला नियम लगाएंगे और दूसरा नियम। वैसे तो 3 नियम है, 3 नियमों में से 2 नियम प्रयोग करना पड़ता है, ये हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो हमारा तीनों नियम में क्या है कि अगर कोई वस्तु, पहला नियम क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, मुख्य अक्ष के क्या आती हैं? समांतर आती हैं, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। पहला नियम लगाएंगे। दूसरा नियम क्या है कि अगर प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आती हैं। पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तो यही दोनों नियम लगाने। एक चीज़ और जानिएगा कि अगर कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? कि अगर प्रकाश की किरण कहाँ से आ रहा है? प्रकाश, याद करते रहिए, प्रकाश की किरण अगर अनंत से आ रहा है, अगर कोई प्रकाश किरण अनंत से आ रहा है तो वो प्रकाश की किरणें क्या होंगी? समांतर होंगी। ये बात अपने मन में जरूर रखिएगा कि अगर कोई प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं तो वो दोनों प्रकाश की किरणें क्या होंगी? समांतर होंगी। सारी प्रकाश किरणें क्या होंगी? समांतर होंगी। ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा। और एक बात और है कि अगर कोई प्रकाश किरणें समांतर हैं, अगर कोई प्रकाश किरणें कैसी हैं? समांतर हैं, तो वो कहाँ जाकर मिलेंगी? तो अनंत पर जाकर मिलेंगी। 2 पॉइंट। इसका विरोधाभास भी है। मतलब अगर प्रकाश की किरणें कैसी हैं? समांतर हैं। प्रकाश की किरण कैसा है? समांतर है। तो पूछा जाए कहाँ पर जाकर मिलेंगी? तो अनंत पर जाकर मिलेंगी। अनंत पर जाकर मिलेंगी, जाकर मिलेंगी। ये दोनों नियम हमेशा याद रखिएगा बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंठस्थ में लाना है आपको, ठीक है। पहला क्या है कि अगर कोई प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं तो कैसी होंगी? तो समांतर दिखेंगी हमेशा, ठीक है। और अगर कोई प्रकाश किरणें समांतर है तो पूछा जाए कहाँ जाकर मिलेंगी? तो ये अनंत पर जाकर मिलेंगी, ठीक है। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? या कोई प्रकाश किरणें समांतर है तो पूछा जाए कहाँ से आ रही हैं? तो अनंत से आ रही हैं। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहला नियम लगाने जा रहे हैं भैया। तो क्या है? प्रकाश की किरणें क्या ऐसी हैं? तो पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मान लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरणें ऐसे जा रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। मतलब ये प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी। हमने पहला नियम लगा दिया बच्चा। पहला नियम हमारा यही था ही कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरे नियम की अगर हम बात करें, दूसरा नियम अगर यहाँ बताएं तो दूसरा नियम कह रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, तो हम क्या करेंगे कि प्रकाश की अनंत से आ रहा है तो एक प्रकाश किरण दूसरे के क्या होगा? समांतर होगा। तो हमें जो दूसरा प्रकाश किरण भेजना है वो इस रेखा के समांतर भेजना है। तो जाहिर सी बात हम इसी के ऊपर से भेजेंगे, तभी ये वक्रता केंद्र से भी होकर जाएगा और समांतर भी है। तो दूसरा नियम बता रहे हैं कि अगर कोई प्रकाश किरणें कहाँ जा रही है? वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, मतलब ऐसे जा रही है। देखिए वक्रता केंद्र से होकर जा रही है प्रकाश किरणें ना, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा? इसी पथ पर वापस लौट आएगा। ये तो नियम है। अब आप सोचेंगे कि सर जी आपने ऐसे क्यों नहीं वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश किरणों को ले गए? तो इसलिए नहीं ले गए बच्चा क्योंकि जो प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं, तो जो प्रकाश किरणें कहां से आ रही हैं? अनंत से आ रही हैं, तो वो प्रकाश किरणें क्या होती हैं? समांतर होती हैं। मतलब एक प्रकाश की किरण हमने ऐसे भेजा तो अब इसके हमें समांतर भेजना है, तो समांतर होने के लिए मुख्य अक्ष से होकर ही जाएगा, तभी वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। अगर मतलब समांतर यहां से भेज दिया तो ऐसे निकल जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा ही नहीं, दूसरा नियम हमारा लगेगा ही नहीं। तो हमें दूसरा नियम लगाना है। तो दूसरा नियम लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष पर से ही होता हुआ ले जाना पड़ेगा। तो ये वक्रता केंद्र से भी जा रहा है और समांतर भी है, दोनों नियमों को फॉलो कर रहा है, कोई नियम गलत नहीं होने
नहीं पा रहा। देखिए बच्चा, कोई नियम गलत नहीं होना चाहिए, यानी हमें समांतर भी भेजना है और वक्रता केंद्र से भी होकर भेजना है। तो समांतर भी जा रहा है इसके और वक्रता केंद्र से होकर भी जा रहा है। तो इस प्रकार से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें कहाँ काट रही हैं? यहाँ पर काट रही हैं। देखिए परावर्तन के पश्चात, देखिए इसका परावर्तन हुआ, इसका परावर्तन हुआ, अब दोनों प्रकाश किरणें कहाँ काट रही हैं? तो मुख्य फोकस पर काट रही हैं। अब हम परिभाषा क्या पढ़ें कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? कि प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर, यानी परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? मुख्य फोकस पर बन रहा है। तो पहला चीज हमारा क्लियर होकर के आ गया कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब जो बनेगा बच्चा वो मुख्य फोकस पर बनेगा। नहीं, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक चीज क्लियर हो गया, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। देखिए बन रहा है मुख्य फोकस पर ना, यही किरण आरेख हो गया और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? मुख्य फोकस पर बनेगा। अब आपसे क्वेश्चन अगर कोई पूछता है कि अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस प्रकार बनेगा, तो किस प्रकार बनेगा? तो पहला नंबर क्या बनेगा बच्चा? तो पहला नंबर ये वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, क्योंकि परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही है, हम मिला नहीं रहे हैं। ऐसे टकराया ऐसे चला गया, ऐसे टकराया ऐसे, नहीं, अपने आप मिल रही हैं। जहां पर प्रकाश किरणें अपने आप स्वतः वास्तव में मिल जाती हैं उसी को हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जहां प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, जैसे अगर यहाँ पर ना मिलती है इस बिंदु पर, तो हमें मिलाना पड़ता। अभी जब मिलाने का कंडीशन आएगा कि किस प्रकार से मिलाना पड़ता है तो वो पॉइंट हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर वास्तव में मिल रही है, इसका मतलब क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? तो पहला नंबर क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चा? वास्तविक बनेगा। और एक चीज हमारा ये ट्रिक यूज कीजिएगा और हमेशा लागू भी होता है। अगर प्रकाश किरणें वास्तविक बन रही हैं, अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा, सीधा नहीं हो सकता, हमेशा उल्टा बनेगा। क्योंकि अब यहाँ बिंदुआकार बन गया है, तो बिंदुआकार में सीधा क्या उल्टा क्या, नहीं, बहुत छोटा बिंदु अगर बन जाए तो उसमें सीधा क्या उल्टा पता ही नहीं चलता है, लेकिन वास्तव में उल्टा है। अभी जब दूसरा प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो थोड़ा बड़ा बनेगा, जब थोड़ा बड़ा बनेगा तो उल्टा दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा। और क्या है बच्चा? ये देखिए वस्तु इतना बड़ा और प्रतिबिंब छोटा सा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा सा बन रहा है। तो कैसा बन रहा है प्रतिबिंब? छोटा। तो अब याद रखें, आपका क्वेश्चन का आंसर पूर्ण हो गया। आपसे पूछेगा किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अगर अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और उसकी प्राकृति बताइए। तो ये क्या है? ये प्राकृति है भैया। वास्तविक उल्टा क्या है? प्राकृति है। प्राकृति मतलब किस प्रकार बनेगा? प्राकृति मतलब क्या पूछा? किस प्रकार बनेगा। तो आप बता देंगे कि कोई वस्तु अगर मान लीजिए अनंत पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा और वास्तविक उल्टा तथा छोटा, नहीं बहुत छोटा बनेगा, मतलब सबसे छोटा बनेगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। एक पॉइंट के लिए हमने जाना। अब हम जानेंगे दूसरे पॉइंट के लिए कि अगर वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में है तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यानी दूसरा पॉइंट हम जानने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या बच्चा? कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, वक्रता केंद्र के बीच में हो, अगर वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये हमें जानना है। तो फिर एक प्यारा सा चित्र बनाएंगे भैया। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है और ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये M1 है और ये क्या है? M2 है। पहले फिगर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा पॉइंट होता है बच्चा? तो ये होता है P, ध्रुव होता है। यहाँ पर होता है F और यहाँ पर होता है C और यहाँ पर होता है अनंत, ठीक है। इतना पॉइंट है। अब क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, ये अनंत है वक्रता केंद्र, इसके बीच में कोई वस्तु रखा है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये हमें बताना। तो हम फिर से अपना नियम लगाएंगे, प्रतिबिंब खींचने का नियम जो हमारे पास है। तो प्रतिबिंब खींचने का 3 नियम है। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, दूसरा वक्रता केंद्र से होकर जाना। ये दोनों नियमों को लगाना है, क्योंकि हमने बताया भी है पिछले वीडियो में कि प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम है, जिनमें से 2 नियमों का प्रयोग करना है। तो 2 नियम में से पहला नियम लगा रहे हैं। पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर हमने एक प्रकाश की किरण भेजा जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाता है, पिछली वीडियो में बताया गया है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें हमेशा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये हो गया। दूसरा चीज है कि वक्रता केंद्र से होकर, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, देखिए वक्रता केंद्र से हमने भेज दिया। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? दूसरा नियम क्या है? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आती है, मतलब जिधर से गई है उधर से। अब दोनों किरण यहाँ काट रही है एक दूसरे को। देखिए परावर्तन के पश्चात ये और परावर्तन के पश्चात दोनों प्रकाश किरणें यहाँ काट रही है, यहाँ पर काट रही है। तो जब यहाँ पर काट रही है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बच्चा? तो प्रतिबिंब जो बन रहा है इसको हम मिला देंगे, यहाँ से लंबवत रेखा खींचेंगे, ये प्रतिबिंब है। देखिए इसको मुख्य अक्ष से हम मिलाएंगे जिस बिंदु पर, तो ये क्या बता रहा है? ये प्रतिबिंब बता रहा है। तो अब जो ये प्रतिबिंब क्या है?
ये प्रतिबिंब है, ये क्या है, प्रतिबिंब। क्या बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। यही है जहां पर देखिए हमने पीछे पढ़ा भी है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं, तो इसी बिंदु पर तो काट रही हैं, तो इस बिंदु पर काट रही हैं, तो उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है किसके बीच में बन रहा है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो पहला आंसर का जवाब हमें मिल गया कि प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चा, तो पहला नंबर प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बनेगा, मुख्य फोकस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चा, तो वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बनेगा। दूसरा पॉइंट कैसा बनेगा, तो यहाँ भी वास्तविक बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये वास्तव में ही मिल जा रहा है, तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। अब देखिए यहाँ दिख रहा है कि उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए वस्तु जो ऊपर रखा है, देखिए वस्तु क्या रखा है, ऊपर रखा है, और प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। देखिए ये मुख्य अक्ष क्या बन रहा है, नीचे, तो ये कैसा बन रहा है, नीचे की ओर लटका, मतलब क्या है, उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है, उल्टा। जब मुख्य अक्ष से नीचे आपका प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा, और मुख्य अक्ष से अगर ऊपर बन रहा है तो सीधा, मतलब जिस पोजीशन पर वस्तु रखा है उसके विपरीत पोजीशन पर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो समझ लीजिए उल्टा बन रहा है, और जिस पोजीशन पर वस्तु रखा है उसी पोजीशन पर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो सीधा, मतलब क्या है, ऐसे रखा है, अगर प्रतिबिंब यहाँ भी ऐसे बनता, ऐसे बनता, ऊपर की ओर बनता, तो ये क्या था, सीधा। तो प्रतिबिंब यहाँ दिख गया ना, उल्टा बनेगा, तो वही हम यहाँ समझाना चाह रहे थे कि उल्टा बनेगा, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि उसी पॉइंट पर ही बन गया है, इसलिए उल्टा और सीधा पता नहीं चल रहा है कि वास्तव में क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब क्या बना, वास्तविक बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और कैसा बना, देखिए वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब छोटा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो ये चीज क्लियर हुआ। तो 2 पॉइंट हमने जाना। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर हम तीसरा चीज बताते हैं कि जब वस्तु कहाँ रहेगा, अब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये हमें जानना है कि जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये हम जानेंगे। 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए ताकि इसको मिटा करके फिर से बनाए, फिर आप समझ में आए, ठीक है। तो आप समझ में आएगा कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो किरण, ये हो गया किरण आरेख, ये हो गया प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और ये क्या प्रतिबिंब कैसा बनेगा, मतलब उसकी प्रकृति बता रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण से अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्राकृति बताइए। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और प्राकृति मतलब वास्तविक उल्टा तथा छोटा, नहीं किस प्रकार बनेगा, तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा। कहेगा किरण आरेख खींचिए, तो आपको यही आरेख खींच देना है, ये आपका क्या हो गया, किरण आरेख हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन हमारा क्या है, देखिए ये पहला कंडीशन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो, जब वस्तु कहाँ, तीसरा ही, तो वक्रता केंद्र पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और किस प्रकार बनेगा, ये चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट क्या है। तो तीसरा पॉइंट ये है बच्चा कि जब वस्तु कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर, यानी लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ये कंडीशन हम जानेंगे, ठीक है। तो एक प्यारा सा पहले फिगर हमें बताना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है, यानी M1 है, और ये क्या है, M2 है। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट होता है, तो आप जानते हैं P, ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। और उसके बाद ये क्या है, तो ये F है, और यहाँ पर क्या है, C है, जहाँ वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो वस्तु कहाँ रखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो वक्रता केंद्र ये है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ये कंडीशन हमें जानना है, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब हमें प्रतिबिंब खींचने का नियम जानना है। तो पहला नंबर हम क्या लगाएंगे, पहला नियम लगाएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाती हैं, तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो मतलब ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ दूसरा नियम हम नहीं लगा सकते, यहाँ लगाएंगे तीसरा नियम। क्यों, क्योंकि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, जबकि वस्तु कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र पर ही रखा है। तो वक्रता केंद्र पर जब रखा है तो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर नहीं जा सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, तो इसको मुख्य फोकस से होकर भेजेंगे, यानी मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, कहाँ से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। ध्यान दीजिएगा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, ध्यान दीजिएगा, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, तो देखिए परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मतलब ऐसे सीधा हो जाएंगी, ठीक है। बात को समझिए, यही तो नियम पढ़े थे कि वक्रता, देखिए पहला नियम क्या लगाया हमने, देखिए यहाँ 2 नियम हमने लगाया, क्योंकि हमारे पास 3 नियम है, 3 में से 2 नियम लगाएंगे। पहला नियम लगाया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा नियम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखा है, तो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से नहीं भेज सकती। तो हम क्या करेंगे, तो हम तीसरा नियम लगाएंगे। तीसरा नियम क्या है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो अब जब समांतर हो जाती हैं तो दोनों प्रकाश किरणें कहाँ काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं। देखिए दोनों प्रकाश किरणें कहाँ काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं। तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा बच्चा, वो यहाँ पर बनेगा, इस सेंटर पर ही प्रतिबिंब बनना है।
कहाँ बन रहा है, सेंटर पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए ये कहाँ पर बन रहा है, इसको मिलाएंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ पर बन रहा है, तो पहला पॉइंट मिल गया हमारा, पहला पॉइंट क्या मिल गया बच्चा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा बच्चा, तो पहला नंबर कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, केंद्र पर बनेगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन पता चल गया। दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ जाने वाली प्रकाश किरणों का चिन्ह दर्शा दें थोड़ा, ये है मतलब प्रकाश किरणें ऐसे होकर जा रही हैं। ठीक है, देखिए परावर्तन के बाद, देखिए परावर्तन की प्रकाश किरणें ये और परावर्तन के पश्चात किरणें यही तो है बिंदु। देखिए परावर्तन के पश्चात ये किरणें आई हैं और परावर्तन के पश्चात ये दोनों कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर। और परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस बिंदु पर, मतलब क्या बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। अब कैसा बन रहा है ये भी लिखना है, तो भैया कैसा बन रहा है आप देख ही रहे हैं कैसा बन रहा है। पहला नंबर वास्तविक बन रहा है, यानी वास्तव में मिल रहा है। पहला नंबर क्या है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। पहला नंबर कौन सा प्रतिबिंब बना रहा है, वास्तविक। दूसरा नंबर कैसा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है। देखिए वस्तु ऊपर की ओर रखा है, प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, तो कैसा बन रहा है, उल्टा। तीसरा नंबर क्या है, जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी क्या बन रहा है, बराबर बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चा, तो बराबर। तो अब आप बता सकते हैं किरण आरेख भी हो गया, किरण आरेख हो गया, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा वो चीज़ क्लियर हो गया, कैसा बनेगा यानी प्राकृतिक क्या है वो चीज़ क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप बताएंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर ही रखा है, वक्रता केंद्र मतलब यहाँ दर्शा देते हैं, यहाँ कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ पर है बच्चा सी है, सी को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सी। अगर कोई वस्तु कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र पर ही रखा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ कैसा बनेगा, तो ये वास्तव में प्रकाश किरणें मिल रही है, क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। तीसरा कंडीशन क्या है, वास्तविक उल्टा तथा क्या बनेगा, बराबर बनेगा, यानी वास्तविक उल्टा तथा क्या बनेगा, बराबर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो हम जानने जा रहे हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है, देखिए 2 पॉइंट हमारे पास हो गए, 3 पॉइंट हो गए। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हमेशा क्या बता रहा है कि जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो। देखिए ये वक्रता केंद्र है और ये क्या है, मुख्य फोकस। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है तब हमें ज्ञात करना है, ये हमारा है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि जब वस्तु कहाँ होगा, चौथा पॉइंट, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो, तब कंडीशन के लिए हमें निकालना है। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो, तो अगर ऐसा कंडीशन है तो पहले हमें से क्या बनाना पड़ेगा, एक अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। एक अवतल दर्पण बनाएंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे, प्यारा सा अवतल दर्पण। अभी खूब मज़ा आने वाला है, आनंद लीजिए वीडियो का और समझते हुए चलिएगा। ठीक है, आप लोग 2-3 बार वीडियो को रिवाइज करके, अगर मान लो एक बार में नहीं समझ आता है तो जब दोबारा देखेंगे तो बढ़िया समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आप कम से कम 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा। और उसके बाद क्या है, ये मुख्य है। वैसे भी इतना आराम से समझा रहे हैं, एक के बार में समझ आ जाना चाहिए आपको। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो घबराने वाली बात नहीं है, दोबारा आप रिव्यू करके देखेंगे। ये ध्रुव है और यहाँ पर क्या है, एफ है और यहाँ पर क्या है, सी है। ठीक है, ये कंडीशन है। वस्तु कहाँ रखा हुआ है, तो वस्तु यहाँ पर रखा हुआ, ये क्या है, सी है। तो वस्तु कहाँ रखा हुआ बच्चा, तो वस्तु रखा है इनके बीच में रखा हुआ। ठीक है, मतलब हमने क्या नियम लिखा है यहाँ पर कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो, तो ये वक्रता केंद्र है, मुख्य फोकस इनके बीच में है, तब हमें खींचना है किरण आरेख। तो पहला नंबर हम पहला नियम लगाएंगे। पहला नियम क्या है कि प्रकाशिक केंद्र से मतलब जो है मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, तो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें, देखिए परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर जाएंगी, मुख्य अक्ष से, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। कब, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरणें आती हैं। पहला नियम लगाएंगे और तीसरा नियम लगाएंगे, दूसरा नियम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ से, क्योंकि दूसरा नियम यहाँ उल्टा हमें प्रकाश किरणों को भेजना पड़ेगा कि वक्रता केंद्र इधर है। ठीक है, तो पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाती हैं, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा हम भेज देते हैं मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया तो यही से गड़बड़ा गया, खींच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये और ऐसा सीधा होकर जाएगा। और दूसरी बात, मुख्य अक्ष के समांतर अगर ऐसा है तो ये ऐसा होकर जाएगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब यहाँ बना रहा है। कहाँ बना रहा है, तो ये है अनंत बिंदु होता है। यहाँ पर कौन सा बिंदु होता है, अनंत होता है।
और देखिए बात को समझिएगा, मुख अक्ष के समांतर हो जाता है। आप जानते हैं कि मुख फोकस से, देखिए मुख फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाता है। और जब मुख अक्ष के समांतर हो जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बच्चा? तो प्रतिबिंब जो बन रहा है यहाँ बन रहा है, यानी अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। देखिए वक्रता केंद्र पर नहीं है ये अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में है। कहाँ है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। पहला पॉइंट क्या है? अनंत तथा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, बीच में बनेगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख फोकस के बीच में रखा है तो उसका किरण आरेख कीजिए, तो किरण आरेख ये रहा। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? तो फिर सेम कंडीशन। देखिए सेम कंडीशन क्या है कि मतलब जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बन रहा है, क्योंकि ये प्रकाश किरणें वास्तव में यहाँ काट रही हैं, तो वास्तव में काट रही हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो कैसा बनेगा? दूसरा कंडीशन वास्तविक बनेगा बच्चा। और वास्तविक कैसा बन रहा है? उल्टा भी बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये ऊपर की ओर है और प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, तो क्या बनेगा? वास्तविक उल्टा। लेकिन एक चीज़ यहाँ कंडीशन अलग हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि देखिए ये वस्तु इतना छोटा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो कैसा बन रहा है भैया? बड़ा बन रहा है। तो वास्तविक उल्टा तथा क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। तो ये दो कंडीशन हमारे और गए, 4 कंडीशन हो गए, अभी बचे हैं 2 कंडीशन। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आया भी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा। चलिए इसके बाद हम क्या जानते हैं? 5वां पॉइंट जानेंगे कि जब देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां क्या है कि जब वस्तु मुख फोकस पर हो तब ज्ञात करना है, और मुख फोकस और ध्रुव के बीच में हो तब ज्ञात करना। तो 2 पॉइंट बचे हैं, 2 पॉइंट इसके बाद और बता देते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। है बच्चा कि जब वस्तु मुख फोकस पर हो, यानी क्या है कि जब वस्तु मुख फोकस पर हो, मुख फोकस पर हो, जब वस्तु मुख फोकस पर हो, यानी जब वस्तु मुख फोकस पर हो तब हमें किरण आरेख खींचना है और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये बताना है, और प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, मतलब किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा। तो हम एक प्यारा सा चित्र ड्रा करते हैं। यहाँ पर अवतल दर्पण बनाते हैं। सबसे पहले एक अवतल दर्पण ये हमारे पास है। ये क्या है? तो मुख अक्ष है। और ये क्या है? तो ध्रुव P है। यहाँ पर आपका क्या है? तो यहाँ पर आपका मुख फोकस है F, और आगे C है और अनंत है। अभी इसको हम बनाते रहेंगे। ये चाहे C बना लीजिए, यहाँ पर C है, ठीक है। तो बात को समझिए, वस्तु कहाँ रखा हुआ बच्चा? तो हमने बताया कि यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि जब वस्तु मुख फोकस पर है, यानी जब वस्तु कहाँ रखा हो, मुख फोकस पर है, तब हमें घटना बताना है, ठीक है। तो पहला नियम वही लगाएंगे। क्या नियम लगाएंगे? कि मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए मुख अक्ष के समांतर भेजेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि मुख अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरणें जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर जा रही है। मतलब मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ जाती हैं? तो परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर जाती हैं, ऐसे, ठीक है। परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं? मुख फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है। दूसरी बात, ऐसे जा रही हैं। दूसरा, अब यहाँ दूसरा नियम लगेगा, तीसरा नियम नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि तीसरे नियम में कहा गया है कि प्रकाश की किरणें अगर मुख फोकस से होकर जाती हैं, तो मुख फोकस पर ही वस्तु रखा है, तो मुख फोकस से प्रकाश किरणें नहीं जा सकती हैं। तो हम क्या करेंगे? हम वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश किरणें गुजारेंगे। तो इस प्रकार देखिए वक्रता केंद्र मतलब हम समझेंगे कि प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हैं। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ से, ऐसे कल्पना कर रहे हैं, देखिए कल्पना करके मान लेते हैं कोई प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से ऐसे होकर आ रही हैं, तो ऐसे होकर जा रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ से जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ टकराएंगी, देखिए वक्रता केंद्र से ही आ रही हैं। कहाँ से होकर जा रही हैं? देखिए इसके सिधाई पर मतलब क्या है? वक्रता केंद्र से ही होकर आ रही हैं, ठीक है। तो अगर वक्रता केंद्र से आ रही हैं तो टकराएंगे, टकराने के बाद इसी पथ पर वापस लौटेंगी, ऐसे। बात को समझ में आई बात? देखिए किरण आरेख को ध्यान से समझिएगा। मतलब यहाँ से हम प्रकाश किरणों को इस प्रकार से भेज रहे हैं, यहाँ से प्रकाश किरणों को इस प्रकार से भेज रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वक्रता केंद्र से आ रही है, क्योंकि उसी की सिधाई से आ रही ना। देखिए उसी की सिधाई से हम प्रकाश किरणों को भेजते हैं, तो जब प्रकाश किरणों को उसी की सिधाई से टकराएंगे, टकराने के बाद उसी पथ पर वापस चली जाएंगी, ठीक है। तो वापस जब चली जाती हैं, तो जब जाती हैं तो प्रकाश किरणें दोनों समांतर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? समांतर हैं। तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दोनों क्या हो जा रही हैं? समांतर हो रही हैं। अब जब ये प्रकाश की किरणें बच्चा समांतर हो रही, तो हमने एक नियम रखा था कि जब प्रकाश किरणें समांतर होती है तो कहाँ जाकर मिलेंगी? तो ये जाकर के अनंत पर मिलेंगी। और प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगी प्रतिबिंब वही बनाएंगे। तो अनंत को हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रकाश किरणें कहाँ जाकर मिलेंगी? अनंत पर मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी? अनंत पर मिलेंगी। तो बच्चा जब ये प्रकाश किरणें समांतर हैं तो कहाँ जाकर मिलेंगी? अनंत पर जाकर मिलेंगी, और जहाँ जाकर मिलेंगी वहाँ प्रतिबिंब बना देंगी, ठीक है। तो जब वस्तु कहाँ है? जब वस्तु आपका मुख फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, क्योंकि ये अनंत पर जाकर मिलेंगी। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब
प्रतिबिंब अनंत पर बनेंगी, अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा बच्चा? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब समझ पाए ना फिगर? प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब कैसा बनेगा? तो ये प्रकाश की किरणें वास्तव में जा करके मिलेंगी अनंत पर। कहाँ मिलेंगी? वास्तव में जा करके अनंत पर मिलेंगी। तो जब वास्तव में मिल रही तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो बच्चा वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। अब वास्तविक है तो नीचे जाकर कहीं मिल रहा है, देखिए नीचे जाकर कहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या बनाएगा? उल्टा बनाएगा। क्या बनाएगा? वास्तविक उल्टा। तथा क्या बनाएगा? अब ये बहुत बड़ा बनाएगा, क्योंकि जितनी दूरी पर जाकर मिलेगा उतना ही बड़ा बनेगा। तो क्या बनेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा पद। तो वास्तविक उल्टा तथा क्या बनेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये रहा किरण आरेख किसका? जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो तब के लिए है। अब अगला पॉइंट जो हम जानने जा रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाता है, यही पॉइंट पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी देर, कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। किरण आरेख खींचिए, तो ये रहा किरण आरेख। अब कहा जाए कि प्राकृतिक कैसा होगा? तो वास्तविक उल्टा क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है, इस वीडियो को आप 2 बार जरूर देखिएगा। अगर 2 बार आप देखें तो पूरी बात समझ में आ जाएगी, फिर आपको समस्या होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप सोचे कि एक भी बार में, तो थोड़ा अगर आपका दिमाग ज़्यादा तेज है तो एक बार भी समझे, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग आपका लो है या कमजोर है तो 2 बार आप देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा अगला लास्ट पॉइंट हम जो देखते हैं, जो हमारा आखिरी पॉइंट है, कि जब वस्तु कहाँ हो? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो तब के लिए। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट 6वां नंबर क्या है? कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, तब क्या होगा? तो पहले एक फिगर बनाएंगे, मतलब एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ये हमारा अवतल दर्पण रहा भैया। यहाँ पर लिख देते हैं M1, ये क्या था? M2, ऐसे लिख दिया कीजिएगा। ठीक है, तो M1 हो गया, ये क्या हो गया? M2। M1 M2 हमारे पास क्या है? एक अवतल दर्पण है। क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है बच्चा? मुख्य अक्ष। और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? तो यहाँ पर P है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट होता है? तो यहाँ पर F है। और यहाँ पर क्या है बच्चा? तो यहाँ पर C है। ठीक है, वस्तु कहाँ रखा है? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हुआ, मतलब यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, ये कंडीशन ऐसा है। ठीक है, समझ पाए ना? कहाँ पर रखा हुआ है? तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हुआ है। तो हम अपना नियम लगाएंगे। कौन सा नियम? कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। तो यहाँ पर क्या है कि प्रकाश किरणों को हम मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, मतलब सीधा। तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा? अच्छा, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा? मुख्य फोकस से। तो ये हमारा कंडीशन है। दूसरा नियम क्या है? कि वक्रता केंद्र से होगा। तो वक्रता केंद्र मतलब क्या? इसी सिधाई से भेजना। देखिए, इसी के सिधाई से ऐसे भेजेंगे, है ना? ऐसे जब भेजेंगे, देखिए ऐसे भेजेंगे, तो इसका मतलब क्या है? कि वक्रता केंद्र से आ रहा है। देखिए, समझिए कि हम प्रकाश किरणों को सेम वक्रता केंद्र की सिधाई पर भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि ये प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हैं? तो ये प्रकाश किरणें ऐसा लगेगा कि वक्रता केंद्र से आ रही हैं। और जब वक्रता केंद्र से आ रही हैं तो टकराने के बाद उसी पथ पर वापस लौटेंगी, तो ये वक्रता केंद्र से होकर ही जाएंगी। ठीक है, देखिए टेढ़ा हो जाता है थोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र से होकर ही जा रही है। ठीक है, तो बात को समझिए। अब इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। देखिए, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। देखिए, प्रकाश किरणों को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये परावर्तन के पश्चात की किरणें हैं। और परावर्तन की यहाँ पर देखिए, परावर्तन की प्रकाश की किरणें जैसे जैसे ये जा रही हैं, वैसे वैसे इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। देखिए, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ देखिए, इनके बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जब इनके प्रकाश किरणों के बीच की दूरी कंटिन्यू बढ़ रही है आगे जाकर, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि, ऐसा हो सकता है कि आगे जाकर मिलेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रकाश किरणें अब आगे जाकर कभी नहीं मिलेंगी। मतलब ये प्रकाश की किरणें आगे जाकर कभी नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि अगर 2 लोगों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो वो मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। अगर 2 लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वो मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं। तो वास्तव में प्रकाश किरणें नहीं मिल रही हैं। यहाँ पर वो बात आ गई जो आभासी प्रतिबिंब वाली बात थी। यहाँ पर वास्तव में प्रकाश की किरणें नहीं मिल रही हैं, तो हमें इन्हें मिलाना पड़ेगा। हम कल्पना करते हैं कि कहाँ मिल सकती हैं, तो हम कल्पना ये करते हैं कि प्रकाश किरणें मिल सकती हैं। अगर ये प्रकाश की किरणों को हम ऐसे ऐसे बढ़ा दें, ठीक है, और ऐसे ऐसे बढ़ा दें, तो ये वास्तव में नहीं, लेकिन काल्पनिक रूप से यहाँ पीछे जाकर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? दर्पण के पीछे जाकर मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं? धीरे धीरे इनके प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। आगे चलकर तो नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे? पीछे बढ़ाएंगे। तो जब पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसे करके ऐसे खींचते हैं, और ऐसे करके, तो ये देखिए मिल गई। तो ये वास्तव में नहीं मिली है, हमें मिलाना पड़ा है। तो जहाँ पर मिली है इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ पर बना रहे हैं। कहाँ पर बना रही है? तो प्रतिबिंब यहाँ पर बना रही है। इसको हम ब्लू पेन से कर देते हैं, कि प्रतिबिंब को हम ब्लू पेन से ही प्रदर्शित करते हुए। तो प्रतिबिंब कहाँ बना रहे हैं? यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब बना है, यही बच्चा वो आभासी प्रतिबिंब है। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिली है, हमें मिलाना पड़ा है तब मिली हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो पहला नंबर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। यही एक कंडीशन ऐसा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो कहाँ पर बनेगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। ये तो कंडीशन ये हो गया, दर्पण के पीछे बनेगा। और दूसरा नंबर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो प्रतिबिंब ये आभासी बना रहा है, क्योंकि हमने आभास क्या वास्तव में मिल ही नहीं रही है, हमें इन्हें काल्पनिक रूप से मिलाना पड़ा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी। और जब प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तब कैसा बन रहा है? देखो सीधा बन रहा है, क्योंकि देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर ये भी है, मुख्य अक्ष के ऊपर ये भी है। कैसा बन रहा है? सीधा, आभासी सीधा। और तथा कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है।
देखिए वस्तु इतना छोटा, प्रतिम इतना बड़ा, कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। तो आई होप ये आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि ये प्रतिम खींचने का 6 जो पॉइंट थे, वो 6 पॉइंट के बारे में हमने बताया कि वस्तु को 6 जगह रखा जा सकता है और इस प्रकार से प्रतिम आपको मिलता रहेगा, इस प्रकार से प्रतिम बनेगा, इस प्रकार से किरण आरेख बनेगा, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हर कंडीशन होगा। आपसे पूछा जाएगा कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है तो उसका प्रतिम कहाँ बनेगा? तो यही एक कंडीशन है कि दर्पण के पीछे बनेगा। अभी तक सारे कंडीशन से तो दर्पण के आगे बनती थी। दूसरा नंबर आभासी, सीधा तथा बड़ा बन रहा है। देखिए आभासी बन रहा है, सीधा, बड़ा और बड़ा, यही वो कंडीशन है जो आभासी बनने के लिए हम कल्पना कर रहे थे। इस प्रकार से अगर प्रकाश किरणें मिलती हैं तो वो आभासी बनती हैं कि वास्तव में ना मिले, हमें उन्हें मिलाना पड़े, तो वो आभासी प्रतिम होगा। तो इस तरीके से आप कंडीशन समझ पाए। तो ये हमारा रहा अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिम बनने का नियम, मतलब किस किस पॉइंट पर प्रतिम बन सकता है, वो हमने सारे पॉइंट क्लियर किए। अब जो हम अगली वीडियो में जानेंगे वो उत्तल दर्पण के लिए प्रतिम बनने का नियम जानेंगे। ऐसा सेम जितने पॉइंट इसमें आए हैं उतने ही पॉइंट हो सकता है उसमें भी मिले, लेकिन थोड़ा मतलब देखेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिम किस प्रकार से बनता है, वो आपको समझाया जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतिम किस प्रकार से मिलता है वो उत्तल दर्पण में बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे जिस प्रकार से यहाँ पॉइंट मिला है ऐसे वहाँ पर भी हम पॉइंट बनाएंगे कि कितने पॉइंट पर प्रतिम कहाँ पर रखने पर प्रतिम किस प्रकार बनेगा, वो सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको आप बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल तक अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको उसका आनंद ले सकें और तैयारी भी कर सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंच जाए जिसकी इसे आवश्यकता है।